डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट संवैधानिक विकास के इस अंतिम क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में 1935 के अधिनियम के सरकमस्टांसेस यानी परिवेशों को देखा था, जिसमें हमने पाया कि जो वादा 1919 के पहले मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत किया गया था कि अब भारतीयों को किश्तों में उत्तरदायी शासन अकाउंटेबल गवर्नमेंट दिया जाएगा। उसकी पहली किश्त 1919 का अधिनियम था और दूसरी किश्त 1935 का अधिनियम था। तो इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि इस अधिनियम के बनने के पीछे जो परिस्थितियां जिम्मेदार थी, उसमें 1919 के अधिनियम के प्रति जो असंतोष था भारतीयों के बीच, इसके अलावा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया और असहयोग आंदोलन के माध्यम से 1919 के प्रावधानों को पूरी तरीके से नकार दिया गया। फिर स्वराज्य दल के लोगों ने यानी स्वराज्यवादियों ने विधानमंडल में पहुंच करके 1919 के अधिनियम के प्रावधानों में प्रोविजंस में अड़ंगे लगाए। उसके बाद फिर साइमन कमीशन आया, जिसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किए जाने के कारण साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और उसके उत्तर में, उसके आंसर में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की गई। तो इन सभी घटनाओं का रिजल्ट था, परिणाम था कि ब्रिटिश शासन को 1935 का अधिनियम पारित करना पड़ा और उसमें 1919 के तुलना में कुछ ज़्यादा सुविधाएं दी गई। कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन के द्वारा प्रांतों को एक अधूरी स्वायत्तता दिया गया था, उसको 1935 में समाप्त कर दिया गया और कम से कम प्रांतीय स्तर पर भारतीयों ने महसूस किया कि हमारी अपनी सरकार अब स्थापित हो चुकी है। और 1 अप्रैल 1937 को जब प्रांतीय स्वायत्तता भारत में लागू हुआ, तो हर सचिवालय में 11 प्रांत थे, 11 प्रांत के जो राजधानियां थीं, उनके सचिवालय में लोग देखने के लिए आते थे कि हमारी अपनी सरकार कैसी है और उसी समय अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते थे। तो इतना तो कम से कम 35 के अधिनियम में हुआ था। अब आज के क्लास में जो हमारा अंतिम क्लास होगा संवैधानिक विकास का, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें क्या प्रोविजंस थे। तो अगर प्रोविजंस की बात करें तो 1935 के अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं थी, वो कुल 3 थी। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो 3 था। सबसे पहला ये था कि एक अखिल भारतीय संघ, बनाने की बात कही गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी भारत को एक फेडरल कंट्री बनाने का प्रावधान इसमें था। उसके बाद दूसरी चीज जो थी इसमें, वो नियंत्रित उत्तरदायित्व। यानी कंट्रोल अकाउंटेबिलिटी। और तीसरी चीज जो थी वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व।
यानी कॉमुनल रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन। यानी डायरकी इन सेंटर। और अंत में प्रांतीय स्वायत्तता, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं, क्योंकि बड़ा एक्ट है और ये वो एक्ट है जिसके ग्राउंड पे संविधान सभा में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ये वो एक्ट है जो इस बात को साबित करता है कि हमारे देश में स्वतंत्रता कुछ नीतियों के तहत मिली, यूं ही नहीं मिल गई। ये वो एक्ट है जिससे ये साबित होता है कि एक लंबे संघर्ष के पश्चात संवैधानिक विकास हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। ये एक्ट इस बात को साबित करता है कि इसमें जितने भी प्रावधान हैं वो प्रावधान अंग्रेजों की देन नहीं है, बल्कि हमने अपने शक्ति के बल पर इसे हासिल किया है। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक बात कही थी जो इस पर लागू होता है कि हमें स्वतंत्रता भीख में नहीं चाहिए, बल्कि हम अपनी शक्ति के बुनियाद पे अपनी आज़ादी को लेकर रहेंगे। और गांधी जी ये उस समय बात कह रहे हैं जिस वक्त उनका विश्वास कोई हिंसा का नहीं था, बल्कि असहयोग का था। और अपने असहयोग के दम पर गांधी जी को ये यकीन था कि हम भारत को जो स्वतंत्र कराएंगे या अपने अधिकारों को लेंगे, वो कोई भिक्षावृत्ति नीति के तहत नहीं, बल्कि अब एक कड़ा संघर्ष करेंगे। और उस संघर्ष के बाद जो संरचना उभर करके सामने आएगी, जो सिस्टम्स उभर करके सामने आएगा, वो संरचना, वो स्ट्रक्चर्स, वो सिस्टम्स हम लोगों को अधिकार देगा या हम लोग अपने लिए संविधान का निर्माण कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने 22 में ही स्वीकार कर लिया था कि हम ब्रिटिशों के द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं मानेंगे। और यही बात फिर एम.एन. रॉय ने दोहराई 34 में, यही बात 35 में कांग्रेस ने दोहराई, यही बात 38 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका एक विस्तृत विवरण दिया कि हम अपने संविधान सभा का गठन करेंगे और उसमें संविधान का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से जो शुरू में हमने कहानी शुरू की थी कि भारतीय संविधान कोई एक दिन में निर्मित या कोई एक निश्चित संस्था द्वारा निर्मित संविधान नहीं है, बल्कि इसका लगातार विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो ये विकास अंग्रेजों के एहसान के तले नहीं हुआ है, ये विकास हमने अपने संघर्षों के माध्यम से तय किया है। चाहे कार्यकारिणी का रूप हो, चाहे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा गणतंत्रात्मक या रिपब्लिक स्वरूप हो। आप गौर से 73 से लेकर के 19 तक के अधिनियमों को पढ़ने के बाद आप ये स्पष्ट हो चुका होगा आपके मस्तिष्क में कि जो आज़ादी के बाद जिस टाइप का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर्स हमारे सामने उभर करके सामने आया है, वो स्ट्रक्चर्स वास्तव में आज़ादी से पहले ही बन चुका था। हमने उसको एक सार्वभौमिक रूप दिया, हमने उसको एक नैतिकता दी, हमने उसको एक वैधानिकता दिया, हमने उसको एक निश्चित स्वरूप दिया संविधान सभा के द्वारा। तो ये मूलभूत बात थी जो अब तक हमें बताना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि अब जो पढ़ेंगे उसमें इस चीज़ को देखेंगे। तो इसके तहत हमने कुल 5 विशेषताओं को चिन्हित किया है इस अधिनियम के बारे में बताने के लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाइए कि हमके अंदर में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली विशेषता हमने कहा साहब कि अखिल भारतीय संघ, यानी भारत में यह तय किया गया इस अधिनियम के द्वारा
कि इस अधिनियम में जो प्रावधान किया जाएगा वो एक फेडरेशंस का प्रावधान किया गया। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि हम भारत के 64% भूभाग पर ही कब्जा किए हुए हैं, बाकी जो 36% भूभाग है वो देसी रियासतों का है जो स्थानीय शासक है। तो भारत को अगर स्वतंत्रता देनी है तो वो सिर्फ हम दे देंगे, उससे भारत की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होगी जब तक के जो देसी रियासत है उसमें शामिल नहीं हो। ऐसा इसलिए क्योंकि देशी रियासत कोई एक एरिया में केंद्रित नहीं थे, बल्कि बिखरे हुए थे। जैसे मान लिया जाए बिहारी को ले लीजिए, तो बिहारी में बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जहां छोटे बड़े बहुत सारे देशी रियासतें थी। तो एक स्वतंत्र देश में एक स्वतंत्र देशी रियासत विभिन्न प्रकार का पाया जाना प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं था, चाह करके भी संभव नहीं था। तो अंग्रेज जो यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी 1909 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से अपनाए हुए थे, वो भी इस बात को समझ रहे थे कि भारत को यदि स्वतंत्र करना होगा तो एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में, और वो उस यूनिट में ब्रिटिश इंडिया भी शामिल होगा और प्रिंसले स्टेट यानी देशी रियासतें भी शामिल। तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि अंग्रेजों ने मनोवैज्ञानिक रूप से या मानसिक रूप से भारत को स्वतंत्र करने की तैयारी 35 में ही कर ली थी। अगर ना की होती तो उनके द्वारा फेडरेशन की कल्पना नहीं की जाती। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे लग रहा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। भारत में आप ही से बात कर रहे हैं, तो भारत में आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि 1947 से पहले दो तरीके का स्टेट था, दो भाग में आप बांट सकते थे भारत को। एक भाग वो था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था। ये सेंटेंस समझ में नहीं आया आपको? फिर वही बात, एक भाग वो था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था और एक भाग वो था जिस पर देशी रियासतें थी, राजाओं का कब्जा था, वो यहीं के लोग थे। तो जो ब्रिटिश इंडिया जिसको कहा जाता है, जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था, अगर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को देखे तो इसके 64% भाग पर ब्रिटिश इंडिया था, यानी अंग्रेजों का कब्जा था। ये समझ में आया आपको? और बाकी जो 36% था उस पर देशी रियासतें थी जिसकी संख्या लगभग 500 थी। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि भारत को एक फेडरेशन इस एक्ट के तहत बनाएंगे। फेडरेशन का अर्थ क्या हुआ कि उसमें ब्रिटिश इंडिया भी शामिल होगा और प्रिंसले स्टेट भी शामिल होगा। आप क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? नहीं समझ पा रहे हैं आप पूरी तरीके से हमारे तरफ खिंचाव महसूस कीजिए और जो बात कह रहे हैं उसको सुनिए और समझिए। ठीक है, लिखना नहीं भी आता है तो आप लेक्चर सुन करके लिखने के आदी बन जाइएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे प्रावधान लागू हो गए लेकिन फेडरेशन लागू नहीं हुआ था। दूसरा हमने कहा है कि नियंत्रित उत्तरदायित्व, कंट्रोल्ड या गाइडेड अकाउंटेबिलिटी दी गई। हमने कहा अभी अपने इंट्रो लेक्चर्स में कि भारतीयों को उत्तरदायित्व देने की नीति मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार की एक प्रमुख विशेषता थी और उसमें माना गया था कि हम देंगे लेकिन एक बार नहीं देंगे, टुकड़ों में कर करके देंगे। एक टुकड़ा हमें 1919 के अधिनियम के तहत मिला और दूसरा टुकड़ा 35 के अधिनियम के तहत मिला। तो 1919 के अधिनियम से ज्यादा अच्छा प्रावधान भारतीयों के लिए 1935 में था। क्यों? क्योंकि जो प्रांतों में द्वैत शासन के माध्यम से अल्प मात्रा में हमें शक्ति मिली थी, कम से कम इस अधिनियम में पूर्ण स्वायत्तता, टोटल ऑटोनॉमी देकर करके हमें प्रांतीय स्तर पर आजाद कर दिया गया। लेकिन इसके साथ, इस आजादी के साथ प्रशासन के क्षेत्र में एक शब्द जुड़ा हुआ है, वो है नियंत्रित उत्तरदायित्व। यानी दे दिया गया लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अनकंट्रोल हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार था
किसी प्रांत में पारित किए गए कानून को गवर्नर जनरल या वायसराय रोक सकता था। प्रांत के गवर्नर को यह अधिकार था कि विधानमंडल या विधानसभा में पारित किए गए किसी भी कानून को वो गवर्नर जनरल या वायसराय के लिए आरक्षित रख सकता था। सुनते जाइए। चुने जाते थे जनता के द्वारा विधानसभा के सदस्य एमएलए, और उन्हीं के जरिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता था। लेकिन उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आज के समान स्थिति नहीं दी गई थी, बल्कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरीके से उस राज्य के गवर्नर के प्रति अकाउंटेबल था, और उसको ये राइट था कि किसी भी मिनिस्टर्स को उसके पद से हटा सकता है या डिसमिस कर सकता है। तो स्वायत्ता चलेगी या नहीं चलेगी, यह निर्णय करने का अधिकार प्रांतीय गवर्नर को था। अगर वो सोया हुआ है, हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो पूरा प्रांतीय स्वायत्ता का उपयोग उस समय के लोग कर रहे थे। और अगर वो जाग गया है, हस्तक्षेप के मूड में है, तो फिर वो प्रांतीय स्वायत्ता समाप्त हो जाती। तो इसी परिवेश के कारण कहा गया कि इस अधिनियम में जो प्रावधान किया गया था उत्तरदायित्व का, अकाउंटेबिलिटी का, वो कंट्रोल था, नियंत्रित था, अनियंत्रित नहीं था। यानी उस पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था। बात समझ में आई? बोलिए ना हाँ या ना। उसके बाद आगे देखिए कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया और 11 स्टेट में भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन ये 100% कॉम्युनल था, सांप्रदायिक था। कैसे? सिर्फ ये नहीं आप कॉम्युनल या सांप्रदायिकता का आधार मुसलमान को मानिए, बल्कि आपके सुन को ताजुब होगा आपको कि 11 लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुसलमान इसमें शामिल हैं, जो 1919 के अधिनियम से ही चला रहा था। यूरोपियन इसमें शामिल है, जो 1919 के अधिनियम से चला रहा था। सिख शामिल थे, जो 1919 के अधिनियम से चला रहा था। इन 3 के अलावा 35 में और लोगों को जोड़ा गया, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, वाणिज्य मंडल यानी व्यापारी वर्ग, ठीक है, एंग्लो इंडियन, ये सबको भी शामिल किया गया। और जो विभाजन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कि नहीं, इसमें भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया है। क्या मतलब? खड़े होने के लिए नहीं, पूछिए आप। महिलाएं इसमें जनरल कैटेगरीज में थी, ठीक है। 19 तक महिलाओं को भी कोई राइट्स नहीं मिला था। नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। तो वेरी गुड, अच्छा है, तो ठीक है। तो अब आपको हम बताना चाह रहे थे कि इस तरीके से ऐसा प्रतिनिधित्व दिया गया था जिसमें सिर्फ सांप्रदायिकता ही सांप्रदायिकता। जो रिजर्व कैटेगरीज था, वोटर जो है वो उसी का था। यानी आप एक तरह से मानिए कि जो हम आपको एक बार लेक्चर्स में बताए हैं कि कॉमनल अवार्ड दिया गया, जिसको पूना पैक्ट के द्वारा हल करने की कोशिश की गई थी, वो समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि कॉमनल अवार्ड का पूरा खेल 1935 के अधिनियम के तहत खेला गया। और ये ब्रिटिशों की या लंदन की अंतिम एक साजिश थी, या अंतिम हथियार था कि इस के तहत भारत को इतने टुकड़ों में बांट दिया जाए कि यदि भारत स्वतंत्र भी हुआ तो एक देश नहीं रहे बल्कि अनेक देश बन जाए। ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन था, उसको उसकी एक बहुत बड़ी मेरिट्स या डिमेरिट्स, आप इसको जो भी कहें, अधिनियम के तहत तो मेरिट्स कहना पड़ेगा, लेकिन राजनीति के तहत इसको डिमेरिट्स कहना पड़ेगा। लेकिन एक शुभ बात यह हुई कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन इतना सशक्त था, इतना मजबूत था कि अंग्रेजों की ये नीति स्वतंत्रता के समय प्रभावी नहीं हो पाई। और जो संविधान बना, उस संविधान में इसको 0.something% भी जगह नहीं दी गई।
क्लियर। अगला जो विशेषता है कि केंद्र में द्वैत शासन, पहले ही हम बताए थे आपको कि 4 प्रकार के द्वैत शासन भारत में चले 1765 के बाद, और वो 1935 तक देखने को मिला। इस विचारधारा को एलोबरेट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं किसी को, या है तो बोल दीजिए, फिर से पूछ रहे हैं आपसे। इस पर आपने होमवर्क भी करके दिखा दिया है कि भारत में 4 प्रकार के डायआर्की या द्वैत शासन ब्रिटिश शासन के दौरान हम लोग को दिखाई पड़ता है, सिर्फ एक जगह पर ही दिखाई पड़ता है। उसमें ये अंतिम कड़ी है, तो ये पहले बहुत ज़्यादा समय दिया जा चुका है और आप लोग में से अधिकांश लोगों ने इस पर अच्छे ढंग से होमवर्क किया है, तो हम समझते हैं कि सभी का कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा। इस पर अधिक समय देना अनुचित होगा। प्रांतीय स्वायत्ता अभी बताया कि पूरी तरीके से स्वायत्त कर दिया गया। तो ये थी विशेषता सिर्फ। अब इन विशेषताओं के ग्राउंड पे जो इस एक्ट में प्रोविजंस था उस पर हम आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई ऑब्जेक्शंस हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलिए। कोई ऐसी बात जो समझ में आपको नहीं आई हो? बढ़े आगे। तो अब जो पहला प्रोविजन इसमें था जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ विशेषता पढ़ाने के क्रम में ही हमने बहुत सारी बातें इसकी कह दी। तो अखिल भारतीय संघ कैसे बनेगा, क्या प्रोविजंस था, हम अब देखेंगे। ठीक है। तो इसमें 2 कैटेगरीज थी जो हमने आपको बांटा था। एक ब्रिटिश इंडिया और दूसरा प्रिंसली स्टेट। यानी ब्रिटिश भारत जी और देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट या देसी रियासत। अगर प्रतिशतता की बात करें तो संपूर्ण भूभाग का लगभग ठीक ठाक 64% भाग ब्रिटिश इंडिया के अधीन था और लगभग 36% भाग जो था वो देसी रियासतों के पास था। लगभग कह लीजिए कि हम 500 बोला है पहले ना, वो गलत है, 600 कीजिए इसको, कि लगभग 600 देसी रियासतें थी। इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे। अब देखिए कि इसमें क्या कहा गया कि ये जो ब्रिटिश संघ जो बनेगा उसमें ब्रिटिश भारत माने जिस पर कब्जा अंग्रेजों का है वो उसका इस संघ में, इस फेडरेशंस में, उसका इस संघ में, इस फेडरेशंस में शामिल होना अनिवार्य है। यानी कंपलसरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज का जो कब्जा है वो फेडरेशन में शामिल कर देंगे, तो इनडायरेक्टली वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, है ना भाई। अब उसके बाद देसी रियासत के बारे में जो कहा कि ये वैकल्पिक है उनके लिए, यानी अनिवार्य नहीं है, यानी एडिशनल है। वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसमें कहा गया कि ये संघ तभी, जो अखिल भारतीय संघ है, इसके बारे में कहा गया कि निम्न शर्तों पर यह अस्तित्व में आएगा। निम्न शर्तों पर अस्तित्व में, अगर ये पूरा हो जाएगा तब ये फेडरेशन बनेगा, अगर पूरा नहीं होगा
तो ये फेडरेशन नहीं बनेगा। और वो शर्त क्या थी वो देख लीजिए। तो वो शर्त ये थी, पहला, दो शर्तें थी कि आधे से अधिक देसी रियासत इस संघ में शामिल हों, और दूसरा था या आधी जनसंख्या संघ में शामिल हो। यानी अंग्रेज इनकार नहीं करेंगे संघ में शामिल होने में। देसी रियासतों के लिए ऑप्शन दिया गया कि दो ऑप्शन दिए गए कि 600 देसी रियासतें हैं ना भाई, तो 600 में से 301 या 302 देसी रियासत, चाहे उनका आकार छोटा हो या चाहे उनका आकार बड़ा हो, इससे कोई बहस नहीं है। वो अगर सहमत हो जाते हैं कि हाँ हम संघ में शामिल होंगे, तो ये संघ अस्तित्व में आ जाएगा। अगर चलिए आधे देसी रियासत नहीं शामिल होते हैं, लेकिन जितने भी शामिल होते हैं, मान लिया 200 शामिल होते हैं, तो यहां तो था कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे देसी रियासत। कुछ देसी रियासत की जनसंख्या ही 500 थी, और कुछ देसी रियासत जैसे हैदराबाद के तरह के वो इटली के और इटली से भी बड़ा जो है वो देसी रियासत था, प्रिंसली स्टेट था। तो ऐसे में यह भी संभावना थी कि कम ही देसी रियासत हों, लेकिन उनमें जो जनसंख्या निवास कर रही है वो देसी रियासत के कुल जनसंख्या का 50% से अधिक हो। जैसे उदाहरण के लिए 600 देसी रियासत में अगर 100 लोग रह रहे हैं तर्क के खातिर, और 600 देसी रियासत में मात्र 150 देसी रियासत मिलने की सहमति बनाए, लेकिन 150 में जो है 51 लोग चले आते हैं, यानी 51% लोग की जनसंख्या चली आती है, तो वैसी परिस्थिति में भी संघ बन जाएगा। बात समझ में आई? बोलिए ना हाँ या ना। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो सिस्टम्स था देसी रियासतों वाला, ये लागू नहीं हुआ। मतलब चूंकि वैकल्पिक था, इसलिए किसी देसी रियासत के राजा ने हामी नहीं भरी कि हम अपने राज्य का विलय संघ में कर देंगे। इसलिए 1935 में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान होने के बावजूद भी ये प्रावधान देसी रियासतों की असहमति के कारण लागू नहीं हुआ। बात समझ में आई? पूरे जितने प्रोविजन थे सब लागू हो गया, सिवा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। और ये काफी टफ था। देश आजाद भी हो गया तो ऐसे नहीं थे कि देसी रियासत जो है आराम से आकर के मिल गए, बल्कि सरदार पटेल को 2 वर्षों तक कठिन परिश्रम करना पड़ा। कुछ कुछ जगहों पे पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा, कुछ कुछ जगहों पे सैनिक का इस्तेमाल करना पड़ा, कुछ कुछ जगह से धमकी देने से ही काम चल गया, कुछ कुछ देसी रियासतों को प्रलोभन दिया गया। तो डिफरेंट टाइप के उपागम अपनाए गए, अप्रोच अपनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तब ये देसी रियासत जो था 1950 में भारत का अभिन्न अंग बना। इतने आसानी से नहीं बना था। और अंग्रेजों की अगर सदिच्छा होती, गुडविल होती कि हाँ हमको करना है, तो कुछ नहीं करता, सिर्फ प्रोविजन चेंज करता कि वैकल्पिक नहीं, जैसे इसके लिए अनिवार्य था वैसे देसी रियासत के लिए भी अनिवार्य होगा, और अनिवार्य करके उसी समय पुलिस कार्रवाई करता या मिलिट्री कार्रवाई करता,
तो ये संघ कंप्लीट हो जाता। लेकिन एडिशनल करके, वैकल्पिक करके ये बात ब्रिटिश साबित कर रहे थे कि हम वास्तव में अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंतिम क्षण तक अपना रहे हैं, हो सकता है कि सफलता मिल जाए, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। ठीक है, अब देखिए साहब, अगला चीज जो पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है केंद्रीय कार्यकारिणी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, इसी में हमको बताना है द्वैध शासन। तो 1935 के एक्ट के जरिए क्या किया गया, तो एक द्वंद्वात्मक नीति अपनाई गई, एक डुअलिस्टिक पॉलिसी अपनाई गई। क्या कि जो ये द्वैध शासन था, यानी डायरार्की का जो प्रोविजन था वो प्रांत से खत्म कर दिया गया। प्रांत से क्या किया गया, खत्म, यानी समाप्त, यहां दी एंड हो गया। लेकिन इसे केंद्र में लागू किया गया। और केंद्र में भी कहां लागू किया गया, तो कार्यकारिणी में। एग्जीक्यूटिव में। इसको समझते हैं। 1919 के अधिनियम के तहत डायरार्की किसे दी गई, प्रांतों को, सब कुछ जानता है। और जो साइमन कमीशन, जो पूरी तरीके से एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी या स्टैच्यूटरी कमीशन था, स्टैच्यूटरी माने वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग का अर्थ क्या, कि जो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून के तहत जिसे बनाया गया, ये भारतीयों की संस्था नहीं थी साइमन कमीशन। उस साइमन कमीशन ने भी द्वैध शासन के खिलाफ में बात की। साइमन कमीशन तो बना ही था इसलिए ना कि वो 1919 के अधिनियम के सफल होने या असफल होने का पता लगाए। तो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी ब्रिटिश सरकार को, उसमें उसने कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन पूरी तरीके से असफल रहा है, इससे शासन को कोई लाभ नहीं हुआ है, लोगों को लाभ नहीं हुआ है। इसीलिए भविष्य में कोई भी संवैधानिक सुधार किया जाए तो द्वैध शासन को नहीं अपनाया जाए। यही वजह है कि 1935 के अधिनियम के तहत जब प्रावधान किए गए तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। क्लियर? तो भाई साहब, जब इतना ही बुरा था तो फिर केंद्र में इसको क्यों आप लागू करती है? एक और अंतर आप समझिए कि प्रांतों में प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में लागू किया गया। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों में हुआ था ना भाई। वहां विषय ही बांट दिया गया, हस्तांतरित यानी ट्रांसफर और आरक्षित यानी रिजर्व। और उसके बाद जो रिजर्व था, गवर्नर अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के माध्यम से गवर्न करेगा, और जो ट्रांसफरेबल थे वो चुने हुए एमएलए में से बने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्न करेगा। तो इस तरीके से ये बात साबित हो गई ना कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों स्तरों पर प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। लेकिन
35 के अधिनियम के तहत जो केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ग्राउंड पे, लेजिस्लेटिव ग्राउंड पे नहीं। ये एक डिफरेंस था। हम समझते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया कि प्रांतों में तो स्वायत्तता दे दी गई, केंद्र में उन्हें स्वायत्तता नहीं देनी थी, लेकिन कुछ भागीदारी दिखाने के लिए देना था उन्हें कि देखिए यहां भी आपको हम उत्तरदायित्व दे रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं शासन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रांत में ही दिया है। तो इस बात को सिर्फ साबित करने के लिए इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव लेवल पे डायरार्की को एस्टैब्लिश किया गया या उसका प्रोविजंस किया गया। अब क्या किया गया वो देखिए कि कैसे किया गया कार्यकारिणी में। तो 3 विषय थे। कितना? 3 विषय। इसको 3 विषयों में जो शामिल था, जैसे रक्षा, विदेशी संबंध, अल्पसंख्यक का मामला, और चौथा जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल्स एरिया। ये जो 4 क्षेत्र थे, इस पर 4 विषय हो गया ना, हम 3 ही लिखे हैं। चार कर लेंगे इसको। इस पर जो है गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय परिषद को दे दिया गया। ठीक है। 4 विषय ऐसे थे जिसके बारे में कहा गया कि इस विषय के बारे में कोई भी एग्जीक्यूटिव काम करना होगा, वो भारत के जो मंत्री होंगे वो नहीं करेंगे, बल्कि गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेटेड 3 व्यक्ति होंगे। उन्हीं माने 3 मिनिस्टर कहिए, 3 मिनिस्टर होंगे और वही मिनिस्टर इस दायित्व को पूरा करेंगे। यानी 4 विषयों पर एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे। और बाकी जो शेष था, इसके अतिरिक्त जो शेष सब्जेक्ट थे, शेष विषय, उसमें इसके अलावा सभी आ जाएगा। ठीक है। इस पर 10 सदस्यीय भारतीय कार्यकारिणी काम करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव में कुल 13 मेंबर होंगे। दूसरे शब्दों में आप ऐसे आसान भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में 13 मिनिस्टर होंगे। आप समझ गए ठेठ भाषा में? उन 13 मिनिस्टर्स में 3 मिनिस्टर ऐसे होंगे जिसको गवर्नर जनरल जो है वो नॉमिनेट करेगा, और वो 4 विषयों यानी विदेशी संबंध, रक्षा, अल्पसंख्यक का मामला और जनजातीय क्षेत्र के मामले पर शासन करेंगे, ये सरकार चलाएंगे। और इन 4 के अलावा जो बाकी विषय हैं उस पर जो वहां का विधान, केंद्रीय विधानसभा है यानी आज का पार्लियामेंट, उसके मेंबर में से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा 10 लोगों का, बाकी वो सारे मामलों को देखेंगे। तो केंद्र में कार्यकारिणी में द्वैत शासन का ये अर्थ था। हम समझ गए, हम समझते हैं, समझ नहीं गए
कि आप पूरी तरीके से अभी तक 3 बातें जो पढ़ाई गई हैं उसमें से एक एक बात अक्षरशः अपने पास रखने में सफल हुए हैं। अभी भी आपको एक मौका हम दे रहे हैं कि हमने अभी तक आपको विशेषता पढ़ाया, अखिल भारतीय संघ पढ़ाया और उसके बाद केंद्रीय कार्यकारिणी में द्वैध शासन पढ़ाया। इसमें हो सकता है कि आप किसी क्षण क्लास से अनुपस्थित हो गए हो मानसिक रूप से, तो जहाँ पर अनुपस्थित हुए हो, नहीं समझ आया हो, तो उस सेक्शंस को आप चाहिए तो हमसे पुनः एलोबरेट करा सकते हैं, पुनः पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर अगले हम तीसरे प्रावधान के तरफ बढ़ने जा रहे हैं। बढ़े? एनी क्वेश्चंस? नहीं? आपको बोलिए, आपको सारी बात समझ में आ गई? अरे हाँ और ना बोलो ना भाई। खैरियत है? कह रहे हैं जितना अभी तक समझाया गया है वो पूरा समझ गए? ठीक है, आप आगे नहीं बैठिएगा तो हम पीछे हम भी आ सकते हैं। बेहतर है कि सामना सामने रहिए ताकि पूरी बात आपके पास जाए। तो मिटाऊं? नहीं, अभी खत्म हो गए ना ना, तो खत्म होवे दो। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। और लोग तो लिखते लिखते लिख लेते हैं, आप लोग वैसे ही क्या कीजिए। अलग से टाइम दीजिएगा तो अब आपका सेकंड क्लास आज से चालू होगा। तो पहले वाली बात नहीं है कि टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम समय ले लिया। अब है कि हमको 11 बजे ख़त्म कर देना है क्लास। हाँ, इसमें अब थोड़ा कॉपरेट कीजिए आप लोग, नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब वहाँ 2 नंबर था कि 3 नंबर था? तो तीसरा में आते हैं हम लोग। केंद्रीय विधायिका। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जिस तरीके से 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में बाइकैमल पार्लियामेंट या लेजिस्लेशंस का प्रोविजंस था, द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान था, तो 1935 के अधिनियम में भी बाइकैमल हाउस बनाया गया, द्विसदनीय सदन जो है वो बनाया गया और लगभग दोनों के नाम वही वही थे। एक का नाम था राज्य परिषद, जिसको आज के समय में हम राज्यसभा बोलते हैं, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधान सभा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव
असेंबली। आपके दिमाग में एक बात होगी कि जैसे था 1919 के अधिनियम में प्रोविजन, उसमें बहुत होगा तो सीट बढ़ गया होगा, बाकी चीजें वही होंगी। अगर ये बात सोच रहे हैं तो निकाल दीजिए, इसलिए कि संरचना में जस्ट उल्टा था ये। यानी जो नेचर काउंसिल ऑफ स्टेट को था 1919 में, वो यहां नहीं रह गया। इस एक्ट के मुताबिक काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस कहलाया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस कहलाई, लेकिन दोनों के इलेक्शंस में डिफरेंस हो गया। और हम ये बता दे रहे हैं आपको पहले इसलिए ताकि आप इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो कभी भी आप गलत न कीजिए, क्योंकि इतना सूक्ष्म अंतर है, इतना माइक्रो डिफरेंस है इस बात का कि अगर आपको झिकझोर कर नहीं पढ़ाया गया इस टॉपिक को तो आप निश्चित रूप से इस टॉपिक में जो छुपी हुई बात है उसमें गलती करेंगे। और छुपी हुई बात क्या है वो देखिए। तो इसमें राज्य परिषद में जो प्रोविजंस था कि कुल सदस्यों की संख्या 260 कर दी गई। क्लियर? अगर 1919 के अधिनियम से तुलना करें तो कितना था? 60 था, 200 बढ़ा दिया गया और इसकी दो कैटेगरीज कर दी गई। कितनी? दो। एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा, चूंकि संघ बनाना था, देख लीजिए गौर से, इसलिए यहां डिवीजन दूसरे ढंग से हो रहा है, शासकीय अशासकीय का मामला नहीं है। यहां अकाउंटेबिलिटी पूरा दे दी जा रही है भारतीयों को। तो इसलिए जो पहले पढ़ते आए हैं 1909 वाला मामला वो दिमाग से निकाल दीजिए। अब यहां क्या हो जाएगा? ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। ये 260 जो सीटें थी इसमें से इसको दो भागों में बांट दिया गया। इसमें 260 में से 156 यानी 156 लोग जो चुने जाएंगे वो देशी रियासतों से चुने जाएंगे और बाकी बच गया 104, तो ये देशी रियासतों से चुने जाएंगे। तो 156 104 कुल मिलकर 260 हो गए। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, जो चेंजिंग किया गया, ये जो पकड़ नहीं होती है। अच्छा, एक बात और बताते चले इसमें कि ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट था, इसका अगर नेचर की बात करें, यानी प्रकृति कैसी थी, तो परमानेंट हाउस था ये। हाँ, देशी रियासत परमानेंट अस्थाई सदन था। जैसे प्रीवियस में अस्थाई था, तो यहां इसके नेचर को चेंज नहीं किया गया। और इसका जो अस्थाई होने के बावजूद भी इसका कहा गया कि 1/3 जो मेंबर होगा वो 3 इयर्स के बाद अपना पद छोड़ देगा। तो इसका मतलब इसका जो एक सदस्य का कार्यकाल है, सदन का नहीं, सदन परमानेंट है, जो उसके मेंबर होंगे उसका कार्यकाल होगा। जैसे अभी राज्यसभा का है, राज्यसभा का कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो कभी भी वर्षों में मत बताइएगा। दिमाग में बैठा है, बहुत अच्छे लोग गलती कर देते हैं इसमें। क्या बोल देते हैं? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। गलत हो जाता है भाई मेरे, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल आप बोल देते, इसका मतलब कि वो अस्थाई सदन नहीं है, परमानेंट हाउस नहीं है, वो ऐसा हाउस है कभी डिसॉल्व नहीं होता। तो ठीक वही नेचर यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट का है कि कभी डिसॉल्व नहीं होगा। तो 1/3 प्रति 3 वर्ष पर रिटायर्ड होंगे या पद छोड़ देंगे। इसका मतलब एक सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो 9 इयर्स का होगा।
उस समय कितना था 1919 में, कंपैरिजन करते चलिए। उस समय 5 साल था, अब काउंसिल ऑफ स्टेट का कार्यकाल 9 साल हो गया। आजादी के बाद राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल हो गया। ये समझ रहे हैं? तो ऐसा हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, आप ध्यान दीजिए। ये जो बात सीक्वेंस में कंपैरेटिवली हमने आपको बताई, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, वो जानता है इस बात को। वो क्वेश्चन जो बनाएगा वो इसी टाइप से बना देगा कि लड़का इसमें से एक का कार्यकाल जानता होगा, सबका नहीं जानता होगा, और उसमें वो गलती करेगा। तो तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव स्टडी बाहर कर देंगे एकदम। जितना देखने में शरीफ लगते हैं नहीं उतना एक्चुअली में। समझ गए ना? प्यार से समझा रहे हैं, पर प्यार से पढ़िए। हम आपके लिए 3 बजे भोर से उठ के पढ़ते हैं, अपना बदन गला रहे हैं, और आप जो है साहब ऐसे आइएगा, पैसा दे देते, इसका मतलब क्या हो गया? एकदम निकाल देंगे बाहर। जो टॉपिक्स है, जो चीज आपको हम डिलीवर कर रहे हैं, वो अच्छा टीचर नहीं करेगा, खत्म करके चल जाएगा आपको। एक सिंपली वे में बता दे, ये इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, चलो खत्म हो गया। हम जहां जहां पे आप मिस कर सकते हैं, तो वहां वहां पर आपको ध्यान आकृष्ट करके उसको बता रहे हैं। टाइम क्यों लगता है मेरे क्लास में? इसीलिए कि उसको हम आपको अपने तरह समझाते हैं कि आप यहां पर कंफ्यूज कर जाइएगा। तो उसको आप गौर से नहीं सुनते हैं अगर, तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठे पघुराई, आप तो सांप है नहीं। अब देखिए कि इसमें जो सुनाने वाली बात हमको थी कि जो चेंजिंग है, जो हमको बताना है आपको, वो ये कि ये जो इसका इलेक्शन कैसे होगा, इसका निर्वाचन कैसे होगा, जरा आप पहले बताइए तो। बोलिए ना, आप गेस करके पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट का निर्वाचन कैसे होगा, कैसे होता है अभी बताइए। आप बताइए, आपसे बहुत उम्मीदें हमें हैं। इसका इलेक्शन कैसे होगा? साहब बोल रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर इसका चुनेंगे, जैसे अभी चुनते हैं, जैसे भी राज्यसभा का होता है। इसी को पास कर दिया जाए, इसी को समझ लिया जाए। अगर इसको आप मान लिया, इसको पास कर दिया, तो इस पर आया हुआ क्वेश्चन में आपको लड्डू मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी का इस एक्ट के तहत प्रोविजन डायरेक्ट था इलेक्शन, पीपुल चुन रही थी इसको। जी सर, बोला ना कि उलट दिया इसमें, और इनडायरेक्ट हो गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई ना? यानी ये जो डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन है, ये 104 के लिए नहीं है, ये भी समझ जाइए आप। ये 156 के लिए मैं बता रहा हूं। और देशी रियासतों के बारे में क्या क्या कहा गया कि वो वहां के राजा पर डिपेंड है कि कैसे चुनेगा वो अपने नॉमिनेट कर दे, ये उनके यहाँ म्यूनसिपैलिटी वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह है, उससे चुनवा ले, या अपने स्तर पर इलेक्शन करा ले। उस पर एक्ट कोई प्रोविजंस नहीं किया गया, वो एब्सोल्यूट पावर किंग को दे दिया गया है, देशी रियासत को, कि आप जिसको लेटर लिख के भेजिएगा कि 4 आदमी मेरे राज्य से है, उसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट में आपके राज्य का प्रतिनिधि मान लेंगे। तो है ना बहुत टेक्निकल बात ये। हाँ, किसको? जी जी,
हाँ जी, कौन जनरल? नहीं, क्या बात बोल रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर को हटाने का पावर था गवर्नर का, हम शुरू में ही आपको बता दिया। इसको नहीं, ये तो जो 36 में इलेक्शन हुआ वो 45 तक चला। गवर्नर जनरल को पावर था एक्सटेंड करने का। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद तो इलेक्शन हुआ नहीं 37 के बाद। उसके बाद जनरल इलेक्शन 1937 के बाद कब होता है भारत में? 45 में। किस प्रोविजन के तहत? कि गवर्नर जनरल को पावर था कि वो किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के टाइम पूरा होने के बाद उसको उसका टाइम को एक्सटेंड कर सकता है। अभी भी है ये। लोकसभा की अवधि जो है वो आपातकाल के दौरान 1 वर्ष की बढ़ाई जा सकती है, 1 साल तक के लिए, और उसके बाद जो है वो और बढ़ाई जा सकती है। तो 5वां लोकसभा जो था हम लोग के यहाँ, उसमें 1 वर्ष की अवधि बढ़ाई गई थी इमरजेंसी के समय में। हालांकि वो बढ़ी नहीं, फिर इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करा दिया बढ़ाने के बाद। वो 6 साल नहीं चला, ये बात भी सच है, लेकिन बढ़ा दिया गया था। लेकिन यहां अति था, यानी एब्सोल्यूट था। वहां हमारे यहां भी क्या है कि आप एक्सट्रीम इसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। इमरजेंसी जब तक लगा हुआ है, तो इमरजेंसी जैसे ही खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रोविजंस था 1935 के एक्ट में, इसमें इस एक्सटेंशंस ऑफ लेजिस्लेशंस में वायसराय या गवर्नर जनरल को एब्सोल्यूट पावर था। ये मैं बताना चाहता हूं। तो हम समझते हैं कि आप इस सेक्शंस को समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ जाइए केंद्रीय विधानसभा में। इसमें जो था वो कुल संख्या इसकी 375 थी। कितना? और ये भी 2 भाग में बटा हुआ था। यहां पर जगह कम है, इसलिए हम ब्रिटिश प्रांत बीपी लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। और उसके बाद डीआर लिख देते हैं, देसी रियासत, समझ जाइएगा। तो इसमें 250 कितना, यानी 250 एक को दिया गया और 125 एक को, यानी ब्रिटिश प्रांत को 250 सीट दिया गया और देसी रियासत को 125 सीट दिया गया। तो यहां जो डायरेक्ट इलेक्शंस था, यहां क्या किया गया? अप्रत्यक्ष। यही, हालांकि शक्ति में ये ज्यादा था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन कौन करेगा? तो राज्यों की विधानमंडल या विधानसभा। अब बात समझ में आ गई पूरी पूरी। और यहां जो इलेक्शन होगा वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल वोट सिस्टम्स के आधार पर। जैसे अभी होता है राज्यसभा का, जैसे अभी होता है कुछ सीटों पर विधानसभा, विधान परिषद का। अब बातें समझ में आ गई। तो ये जो सेक्शंस है केंद्रीय विधायिका का, वो हम आपको बहुत सूक्ष्मता से बात समझाएं। जो मुख्य रूप से आपको याद रखनी है जो बातें, वो इसमें जो आप मिस कर सकते हैं, वो ये वाला जो है इलेक्शंस, पांच साल, 5-9 है ये वाला। और ये वाला पोर्शन जो है वो आपको बाइफ्रिकेट कर लीजिए अभी पूरे जीवन के लिए, कि कभी भी आपको क्वेश्चन कहीं पर आए तो आप इसमें मिस नहीं कीजिएगा। और उसका आधार क्या है? तो आपका ये क्लास। आप अपने से किसी भी बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, ये इतनी घुसी हुई चीज अंदर की है कि आप इसको बाईपास करके बढ़ते, आप इस कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। या अगर पढ़े भी होंगे पूर्व में, तो आप हमारी इस बात को प्रमाणिकता दे कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है, हम क्रॉस कर गए थे। तो क्लास का यही इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉट डॉट करके सोचने के लिए बाध्य नहीं करता है,
बल्कि एक सीक्वेंस में सोचने के लिए बात करता है, ताकि कहीं पर बड़ा रोड़ा भी आए तो आप क्रॉस कर जाइए, और समतल भूमि है तो भी आपकी गाड़ी रुके नहीं, चलती रहे। तो ये हो गया। अब हम आते हैं डायरेक्ट आपको कि प्रांतीय व्यवस्थापिका या प्रांतीय स्वायत्ता जिसको बोला जाता है, तो एक हेडिंग बना देते हैं और उसमें सारी बातें कह देंगे। तो चौथा हेडिंग बनाते हैं प्रांतीय स्वायत्ता। यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? 1892 में 5 हुई, 1909 में 8 हुई, 1919 में 9 हुई, और 1935 में 11 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी क्रॉनिकल वाइज दिमाग में सजा के रखिए। ठीक है, शुरू में 4 प्रेसिडेंसी थी, प्रांत नहीं था। प्रांतों में वर्गीकरण ब्रिटिश स्टेट्स का जो हुआ वो 92 से हुआ। तो 92 में कितना? 5, 9 में कितना? 8, 19 में कितना, और 35 में कितना? 11। ये भी चीज जो आपको बता रहे हैं ये किसी बुक में एक जगह पर सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। और नेट वगैरह का जो एग्जाम आदमी देता है लेक्चरशिप बनने के लिए, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कि सिविल सर्विस, आप जो चीज हम आपको बताते चल रहे हैं वो बहुपक्षीय है, मल्टी डायमेंशनल है। आप किसी भी जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेक्शंस आप पढ़ लिए उस सेक्शंस में कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ करके पूछेगा, वो आप सक्षम होंगे उसके देने में, चाहे ऑब्जेक्टिवली आपसे पूछा जाए या चाहे सब्जेक्टिवली पूछा जाए। शर्त यह है सब्जेक्टिव में कि अपना राइटिंग स्किल पहले से डेवलप रखिए। कितना भी तोड़ मोड़ के पूछे, आपका राइटिंग स्किल रहेगा, आप एकदम अकॉर्डिंग टू उसी के अनुसार आप जवाब दीजिएगा। तो आते हैं इस पे। तो हम कह रहे थे आपको कि कुल 11 प्रांत थे, और 11 प्रांत में द्विसदनीय 11 में जो 6 प्रांत था, इस 6 प्रांत में द्विसदनीय बाइकेमल विधायन का यानी लेजिस्लेशंस का प्रोविजंस था। तो 6 स्टेट में थे कौन, पहले ये फैसला कर लेते हैं। तब 11 में 6 हटा देंगे, 5 हो जाएगा जहां एक सदनीय होगा। तो उसमें बंबई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, यानी अब यूपी इसको आप लिख सकते हैं। अभी तक पढ़ते आए हैं संयुक्त प्रांत ना, लेकिन इस एक्ट के मुताबिक आप उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उत्तरी प्रदेश। ऐसे संयुक्त प्रांत भी लिख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अस्तित्व इस समय से शुरू हो जाता है 1935 के एक्ट के तहत। और बिहार में शुरू से बाइकैमल है, और एक छठा जो बच गया वो असम। तो ये 6 जो स्टेट्स थे उसमें क्या था, तो विधान परिषद भी थी और प्लस विधान सभा भी था। ठीक है, और साथ ही साथ
जो 11 में से बाकी कितने बचे? 5 प्रांत। तो 5 प्रांत में सिर्फ विधानसभा था। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहां जो प्रांतों में था, असल लोगों ने मजा यहीं लिया है, सेंट्रल में नहीं लिया है। तो यहां जो इलेक्शंस करवाया गया, यानी इलेक्शन कंप्लीट जो हुआ, 35 का अधिनियम 36 में लागू हुआ, 35 में लागू नहीं हुआ था। 1935 का जो एक्ट था वो 1936 में लागू किया गया, और इसके तहत जो 11 प्रांतों में इलेक्शंस हुआ वो 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। यानी इलेक्शंस हुआ, 6 महीने लगे। अभी की तरह ईवीएम मशीन नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, रोड अच्छे नहीं हैं। तो उस समय जो हालात था देश का, उसमें इलेक्शन में आप मान के चलिए कि 6 महीने लग जाता था, तब इलेक्शन कंप्लीट होता था। ठीक है, तो 6 महीने लग गए। अब उसके बाद 6 महीना और लगा। वो किस बात पर लगा कि 6 स्टेट ऐसे थे, 6 दू 8 कह लीजिए बजाते, सिर्फ 3 ही स्टेट ऐसा था जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। 5 स्टेट तो ऐसा था जहां फुल मेजोरिटी में कांग्रेस थी। बाकी 3 जगह दूसरे दलों से समर्थन प्राप्त करके जो है उसने सरकार बनाई थी। तो मिला करके 8 स्टेट में 11 में से कांग्रेस का सरकार बना था। तो ये स्टैंड कांग्रेस का था कि जब तक हमें गवर्नर जनरल इस बात का आश्वासन नहीं दें कि हमारे कार्यों में प्रांत के गवर्नर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ओथ नहीं लेंगे। तो अंग्रेजों ने चाल चली कि ठीक है तुम मत लो ओथ, तो दूसरे आदमी को खड़ा करके ओथ दिला दिया। जैसे बिहारी में ले लीजिए कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, उसे मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये भी नोट कर लीजिए। आज जिसको आप मुख्यमंत्री बोलते हैं 1935 के एक्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कहलाते थे। हाँ, तभी कहाँ 11 नहीं बजा है, ये कोई बात हुआ? आपको पहले ना बोलना चाहिए था। मैम बोल रहे हैं, हम उसी हिसाब से पढ़ाते हैं ना मैम। अब पहले बोलती तो और हम स्पीड चलते। हम तो था कि 11 बजे तक टाइम है, हम कर देते हैं, बोल दीजिए कि कर देते हैं, लेकिन पहले बोलना चाहिए। ठीक है, तो बात कहां पर थी? हाँ, प्रधानमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री के जगह पर कहा जाता था। तो मोहम्मद यूनुस पहले प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं बिहार के। ये कुछ दिन के लिए, फिर बाद में गवर्नर जनरल ने आश्वासन दे दिया, तो श्री कृष्णा सिंह फुल फ्लेज में जो है वो यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री बिहार के बने। वो स्वतंत्र पार्टी के थे मोहम्मद यूनुस। तो ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन ही आता है। तो जब एस्पिरेशंस मिल गया, तब उसके बाद फिर 1939 के अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को, बिना भारतीय मंत्रिमंडल से पूछे हुए ब्रिटिश सत्ता ने जो है वो भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। और इसके विरोध में 8 कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। यानी 29 अक्टूबर 1939 को जब ये दिया गया, तो BR अम्बेडकर ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि हम कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से मुक्त हो गए। इतने जले खुटे थे कांग्रेस से ये। और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़ दिया आज। ये 2 लोग बड़े खुश हुए थे जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। जो भी हो, इस अधिनियम में जो भी प्रावधान थे, वो प्रावधान जो है वो 1947 तक, जब तक सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ था, इसी से देश शासित होता रहा। और सबसे बड़ी उपलब्धि, बहुत सारी कमियां थी इस अधिनियम में, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि भारतीयों को स्वतंत्र करने से पहले ही यहाँ के लोगों को
एक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण जो सरकार चलाने के लिए होता था, होना चाहिए, वो 1935 के एक्ट के तहत मिल गया। यानी देश जब आज़ाद हुआ तो एक ट्रेंड लीडरशिप, एक प्रशिक्षित नेतृत्व हम लोगों को मिला। तो ये साहब पूरी चीज़ें मैंने एक लंबे समय लेकर के 1773 से लेकर के आज 1935 के अधिनियम को हमने पूरा किया। आपके नोट्स बुक में सारी बात लिखी हुई है। हमारा रिक्वेस्ट है कि एक बार फुर्सत निकाल करके पूरा 73 से लेकर 35 तक के एक्ट के फ्लो चार्ट जितने बने हुए हैं उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर ये काम कर लेते हैं आप तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के सारे सेक्शंस पर आपको कमांड हो जाएगा। तो वादा कीजिए कि आप ये आज करेंगे और कल के क्लास से हम लोग मिलेंगे तो फिर नए विषय के साथ, मैंने पॉलिटी का ही नया विषय होगा। और हम समझते हैं कि जो विषय हम लोग चुनेंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की विशेषता, यह जो एक्ट से हट करके शुरुआती बात है तो वो सब शुरू में ख़त्म कर देते हैं ताकि बीच में छूटे नहीं वो, और तब अकॉर्डिंग टू एक्ट अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।